नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के अपने बाल विकास शिक्षण के बारे में बात करेंगे। जो 20 प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और आप लोगों का टारगेट वही रहेगा 20 में से 18+ जो हर बार रहता है। 18+ करिएगा, इससे कम मत करिएगा। ठीक है, लेकिन 7 बजे से जो आप लोगों को 7 बजे से लाइव क्लास चलाई गई थी दिन में, शाम को अब से थोड़ी देर पहले जो लाइव क्लास चलाई गई थी उसमें आप लोगों की संख्या जो थी बहुत ही कम थी। तो आप लोग अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं जिसका प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। यह कथन किसका है? पहला करा है बीओ स्मिथ, दूसरा करा है रास, तीसरा करा है एलेगेज और चौथा करा है कि मैकेंटर एवं वाइट। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले का कह रहा है कि शिक्षण कौशल के अनुदेशात्मक क्रियाओं का प्रयोग करके, यानी जो क्रियाएं हैं जो कक्षा में उसका प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है शिक्षण कौशल का अनुदेशात्मक क्रिया का। ये कथन किसका है? बी ए स्मिथ का है, रास का है, एल गेज का है या फिर मैकेंटर एवं वाइट का है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले का आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा। ठीक है, एल एच गेज ने कहा था, एल एन गेज ने कहा था। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि शिक्षण कौशल में अनुदेशात्मक क्रियाओं का प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। कर रहा है ये कि मांटेसरी प्रणाली के बारे में सत्य कथन है। यहाँ पे सत्य कथन की बात कर रहा है। ये कौन सा सत्य कथन है कि मांटेसरी जो पद्धति थी इसमें कौन सी बात सत्य है? ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि यह मुख्यतः मंद बुद्धि बालकों के लिए है, दूसरा कह रहा है कि ये 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग होती है, और तीसरा कह रहा है कि इसमें ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों एवं गणित एवं व्याकरण शिक्षा का के 3 भाग हैं, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। आप जो पर्यावरण में आप लोगों को क्लास लाइव चलाई गई थी उसमें बताया गया था कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं या जो शिक्षा प्रणाली, तो इसमें 3 से 7 वर्ष के बालकों को इसमें लिया गया है। तो यहाँ पे मांटेसरी पद्धति की बात कर रहा है। तो बताइए जल्दी से इसमें क्या आंसर का होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। कौन से आंसर पे आप जा रहे हैं? पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे? तो इसका आंसर जो होगा दूसरे का हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, ये जो होता है मंद बुद्धि के बालकों के लिए प्रयोग होता है मांटेसरी पद्धति। ठीक है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 3 से 7 वर्ष के बालक, जो 3 से 7 वर्ष के बालक होते हैं, यानी 1 से 2 वर्ष के जो बालक होते हैं, 3 वर्ष तक जाते जाते वे चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, चलना, बोलना या फिर सुनना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर ज्ञान इंद्रियों को विकसित करने की बात कर रहा है, कर्म इंद्रियों यानी जो उनके हाथ पैर हैं, और गणित व्याकरण की शिक्षा 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये भी सही हमारा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। इस आधार पे अगर तीनों सही है तो चौथा हमारा ऑलरेडी सही हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। और जो भाई अभी से हमारे चैनल से जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही हम लाइव आए आप लोगों के पास आपके पास 1 घंटे का बेल आइकन बजने लगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा तीसरा। कह रहा है निम्न में से सही कथन का चयन करें। यहाँ पे सही कथन की चयन की बात कर रहा है कि कौन सा 4 ऑप्शन में से कौन सा प्रश्न सही है। यहाँ पे पहला कह रहा है प्रतिभाशाली बालक की अधिगम निर्योग एवं समस्यात्मक बालक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि अधिगम निर्योग परिवर्तनशील होती है, और तीसरा कह रहा है कि अपवंचित बालकों में सुविधाओं की कमी पाई जाती है, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तीनों सही है या फिर एक पहला सही है, दूसरा सही है या फिर तीसरा सही है या फिर उपयुक्त चौथा, यानी चारों सही। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा तीसरे का। यहाँ पे सही कथन की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए प्रतिभाशाली बालक जो होता है उसकी अधिगम निर्योग समस्यात्मक बालक हो सकता है, यानी जो उसकी कमियां हैं वो समस्यात्मक हो सकता है। तो इस आधार पे हमारा पहला भी सही हो गया। अब देखिए बात कर रहा है यहाँ पे कि अधिगम नियोग्यता परिवर्तनशील हो सकती है, एकदम सही हो सकती है। अधिगम के माध्यम से जो बालक है उसको परिवर्तनशील किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, उसकी मानसिक जो शक्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि अपवंचित बालक, जो अपवंचित बालक होते हैं यानी शिक्षा से दूर बालक है, सुविधाओं की कमी होती है, सुविधा के कारण ही तो अधिकतर बालक जो होते हैं पढ़ नहीं पाते हैं। उनकी क्या योग्यता, उनकी जो घर की स्थिति कैसी है, यानी उनकी जो धन की स्थिति के सही है या फिर नहीं है। अगर धन की स्थिति सही नहीं है, उनकी स्थिति घर की सही नहीं है तो बालक काम करने लगते हैं, विद्यालय से के रुख से हट जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा सही होगा। अगर तीनों सही हो गया हमारा तो बचा कौन हमारा चौथा। तो चौथा ऑलरेडी सही होगा क्योंकि चौथे में ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो तीसरे का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। देखते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असतत चर है। यहाँ पे
असतत चर बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे उम्र है, लंबाई है, किताबों की संख्या है, यहाँ पे वजन की बात कर रहा है। तो जल्दी से बताइए चौथे का आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात कर रहा है असतत चर, यानी जो बढ़ नहीं सकती, जो बढ़ नहीं सकती वो क्या है। यहाँ पे उम्र है, लंबाई है, किताबों की संख्या है, या फिर वजन है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर अगर अगर उम्र है तो कैसे है, लंबाई हो तो कैसे है, वजन है तो कैसे है, किताब है तो कैसे है। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर हम पहले बता दें आप लोगों को। तो चौथे का आंसर जो होगा हमारा तीसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए जो उम्र होता है ये बढ़ती रहती है। ठीक है, घटती बढ़ती रहती है। अगर उम्र जो होती है ये बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है, लंबाई जो होती है बढ़ती है। ठीक है, घटती नहीं। लेकिन वजन जो होता है ये घटता भी बढ़ता भी। ठीक है, लेकिन जो किताब की संख्या होती है, अगर आपने एक बुक में जो संख्या निर्धारित कर दी है तो बाद में उसे आप बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, अलग से पेज जोड़ेंगे लेकिन वो अलग अलग से जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो एक बार निर्धारित किताब की बुक हो जाती है उसमें जो होता है असत अक्षर, यानी उसमें आप बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, इस आधार पे हमारा चौथे का हमारा तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य की बात कर रहा है। तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। सभी लोगों को पता है कि शिक्षण की जो होती हैं अवस्थाएं ये 3 होती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण के 3 चर होते हैं। वही बात हो गई, अभी बताएंगे कि इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे कह रहा है तीसरा कह रहा है हमारा शिक्षण की अवस्थाएं टोलमैन ने कही है, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए कह रहा है चौथा क्या कह रहा है, थोड़ा सा चौथा भी हम देख लें। कह रहा है कि शिक्षण केवल शिक्षक केंद्रित होता है। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन जो हो गया क्या होगा ऑप्शन, आप पहले बता दीजिए कि पांचवें के आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो जल्दी से बताइए पांचवें के आंसर हमारा क्या होगा। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 चर होते हैं, टोलमैन ने कहा, या फिर शिक्षक केंद्रित होता है। जो शिक्षण होती है शिक्षक केंद्रित होती है या बालक केंद्रित होती है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो पांचवें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, अब देखिए कैसे सही होगा। तीनों सही हैं और चौथा कैसे गलत है ये भी देख लीजिए। जो 3 अवस्थाएं होती हैं शिक्षण की ये सही हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 चर की बात कर रहा है, 3 चर की बात कर रहा है। अगर 3 चर की बात कर दे, 3 अवस्थाओं की बात कर दी जाए तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम रखेंगे आप। ठीक है, पाठ्य पुस्तक रखेंगे, यहाँ पे शिक्षक को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक को रखेंगे और तीसरे पे रखेंगे बालक को। ठीक है, तो हमारा 3 अवस्थाएं होंगे, शिक्षक, पाठ्यक्रम और जो होता है बालक शिक्षक पाठ्यक्रम। ठीक है, ये 3 चर हो गए हैं, 3 पाठ्यक्रम, 3 अवस्थाएं होंगी। और यहाँ पे देखिए शिक्षण की बात कर रहा है, शिक्षण टोलमैन इन्होंने ही शिक्षण की अवस्थाएं जो है ये टोलमैन ने कही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है चौथा कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए शिक्षण, नहीं, जो शिक्षक तो खुद पढ़ाता है। तो यहाँ पे जो शिक्षण केंद्रित की बात करें यहाँ पे बालक होना चाहिए। ठीक है, बालक को शिक्षण केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा पांचवें का चौथा गलत था, यही हमारा आंसर भी सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करिए। यहाँ पे असत्य कथन की चयन करने की बात कर रहा है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह से शिक्षा शुरू हुई थी। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मुस्लिम कालीन से शिक्षा बिस्मिल्लाह शुरू की गई थी। और दूसरा कह रहा है कि इनकी न्यूनतम आयु जो थी 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें शारीरिक दंड दिया जाता था। और चौथा कह रहा है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में मकतब का उच्च शिक्षा केंद्र था। ठीक है, तो जल्दी से बताइए छठे का आंसर क्या होगा हमारा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे चौथा हमारा असत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा बिस्मिल्लाह से शुरू हो गई थी, ये भी सही हमारा है। ये 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन की थी, ये भी सही थी। इनकी न्यूनतम आयु जो थी और यहाँ पे कह रहा शारीरिक दंड देने की, यानी कौन सा विद्यालय ऐसा नहीं है जो दंड नहीं देता, किसी न किसी प्रकार से दंड देता ही है। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम कालीन की यहाँ पे बात नहीं है, जो यहाँ पे अरबिक भाषा में थी। हमने आपको कल के क्लास में बताया था अरबिक कालक जो शब्द था उसमें मकतब का शब्द था शिक्षा का केंद्र। यहाँ पे मुस्लिम कालीन शिक्षा से नहीं तात्पर्य था, अरबिक मकतब से। यहाँ पे अरबी जो यह मकतब है ये अरबिक से लिया गया था, न कि मुस्लिम कालीन शिक्षा से। ठीक है, यहाँ पे हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, असत्य की बात क्या है तो चौथा हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। यह भी असत्य प्रश्नों से लिया गया है। कह रहा है असत्य कथन का चयन करिए। अब देखिए कह रहा है कि वुड का घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों में था। जो वुडवर्थ थे उनकी घोषणा पत्र जो था ये 100 अनुच्छेद में था। दूसरा कह रहा है कि इनके द्वारा कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, यानी जो वुडवर्थ थे इनके द्वारा कलकत्ता, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया। और तीसरा कह रहा है कि इसके द्वारा निस्पंदन की नीति का अंत हुआ तथा स्कूलों में सहायक अनुदान राशि की शुरुआत हुई। और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 7वें का। ठीक है, तो 7वें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, ये चारों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, वुडवर्थ जो थे इनकी घोषणा पत्र जो थी ये 400 अनुच्छेदों में था। और इन्होंने ही मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कलकत्ता। और यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि
निस्पंदन की नीति हटाकर उसमें सहायक अनुदान की जो राशि है अध्यापकों को देने की शुरुआत की थी। ठीक है, इस आधार पे हमारा तीनों सही है, तो यहाँ पे उपयुक्त चौथा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न अब सही से आ गया है, तो आप असत्य प्रश्नों को ढूंढिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सत्य कथन का चयन करिए। कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पहली बार त्रिभाषा फार्मूला की बात किया था। यहाँ पे कह रहा है दूसरा कह रहा है मुलादियर आयोग ने इसको बनाया था, अपनाया था। तीसरा कह रहा है कोठारी आयोग ने इसे त्रिभाषा फार्मूला कहा था। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। ठीक है, अब जल्दी से बताइए 8वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 8वें का आंसर होगा, सभी लोग 8वें के आंसर पे बताइए 8वें का क्या होगा। तो उपयुक्त तो सभी होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जो त्रिभाषा थी, इसे भी फार्मूला बात की गई थी, फार्मूला की बात की गई थी। और इसे मुदारिया आयोग ने इसे अपनाया था, यानी इसकी जो कोठारी आयोग ने इसकी त्रिभाषा फार्मूला कहा था कि ये फार्मूला है, लेकिन इसकी अपनाया किसने था, मुदालियर ने। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे RTE से प्रश्न लिया गया है। RTE 2009 के बारे में असत्य कथन कौन सा है। यहाँ पे असत्य कथन की बात कर रहा है कि पहला कह रहा है हमारा कि ये भारतीय संविधान 86वें संशोधन से लागू हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि भारतीय संशोधन से लागू हुआ है 86वें संशोधन से। दूसरा कह रहा है कि ये इसमें 38 धाराएं, 7 अध्याय, 1 अनुसूची है। और यहाँ पे कह रहा है कि इसमें सरकारी विशिष्ट सहायक प्राप्त एवं निजी एवं 4 प्रकार के विद्यालय हैं, विद्यालय बताए गए थे। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 9वें का आंसर आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें जो था 86वें संशोधन में लागू किया गया था, ये भी हमारा सही है। ये इसमें 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची थी। और यहाँ पे इसमें जो थी सरकारी विशिष्ट सहायता प्राप्त निजी 4 प्रकार के स्कूलों विद्यालयों को बताया गया था। ठीक है, ये भी सही हमारा है, लेकिन ये 1 अप्रैल को नहीं लागू हुआ था। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कर रहा है। सभी लोग एकदम एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग कर दीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के आप भाई बहनों से निवेदन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। 10वां क्या कर रहा है। 10वां ये कर रहा है कि NCF 2005 के बारे में असत्य कथन को बताइए। ठीक है, जो NCF 2005 है इसके असत्य कथनों को तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। NCF 2005 के बारे में असत्य कथन को बताइए। यहाँ पे असत्य कथन की बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है कि कक्षा में परस्पर सन्नाटा अधिगम को सूचक नहीं है। दूसरा कह रहा है कि बालक केंद्रीय शिक्षा का अर्थ बच्चों की आवाज़ों एवं उनके अनुभवों को वरीयता देना है। और तीसरा कह रहा है कि मोटी मोटी पुस्तकें शिक्षा में सफलता का सूचक है। और चौथा कह रहा है कि इसमें 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है। तो जल्दी से बताइए 10वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 10वें का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए एक बार कि कक्षा में परस्पर सन्नाटा अधिगम की सूचक नहीं है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि बाल केंद्रीय शिक्षा अर्थ अपने आवाज़ों को उसके अनुभवों को वरीयता देता है, सही है। और यहाँ कह मोटी मोटी पुस्तकों की शिक्षा सफलता, ये भी कह रहा है। और चौथा कह रहा है कि ये पाँच मार्गदर्शी सिद्धांत बताएगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा 10वें का। तो 10वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सन्नाटा पसरा रहेगा तो अधिगम नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ बालक को जो है विद्यालय में गतिविधियाँ दी जाती हैं। ठीक है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ गतिविधि में शामिल किया जाता है ताकि उनकी जो मानसिक योग्यता है, तार्किक शक्ति है, वो बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पे बाल केंद्रीय शिक्षा को अनुभव वरीयता देता है, ये भी सही है। उनकी जो केंद्रीय जो बालक है उनको सबसे पहले केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, उनको पहले वर्ग दिया जाता है। लेकिन यहाँ मोटी मोटी पुस्तकें से सफलता का सूचक ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, और 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा 10वें का तीसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये तो और भी मज़ेदार प्रश्न है। कह रहा है परिपक्वता का मुख्य लक्षण होता है। क्योंकि ये मज़ेदार क्यों है, किस लिए कहा है, ताकि आप लोग इसे अच्छे से इस प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और अच्छे से उत्तर सभी लोग दे देंगे इसका। ठीक है, एकदम सही इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, परिपक्वता का मुख्य लक्षण होता है, क्या होता है, सशक्त होता है, अधिग्रहण करना होता है, धारण करना होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर 11वें का क्या होगा हमारा। आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा कि परिपक्वता क्या होती है, यानी किसी भी विषय में आप लोगों को एकदम निधान, यानी आपका सटीक होना। ठीक है, परिपक्वता कहलाता है, यानी उसमें परिपक्व हो जाना, यानी कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप एकदम सफल हो जाना। ठीक है, यहाँ पे सशक्त करा है, अधिग्रहण करना करा है, धारण करना, और चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा 11वें का उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न कितना मजेदार है। कह रहा है कि सफलता से ही सफलता मिलती है। यहाँ पे कह रहा है सफलता से ही सफलता मिलती है। ठीक है,
ये कहावत थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? ये प्रश्न 2 बार लिया गया है, एक बार आप लोगों को पहले ही ले लिया गया है लाइव क्लास में, और आज की लाइव क्लास में भी इसे लिया जा रहा है। ठीक है, थॉर्नडाइक के किस नियम से है कि सफलता से ही सफलता मिलती है? अभ्यास और नियम, तत्परता के नियम से, प्रभाव के नियम से, और यहाँ पे करा है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही सटीक जवाब दीजिए इसका। इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में से कौन सा प्रश्न सही है? ठीक है, अब बताइए जल्दी से। अभ्यास से तात्पर्य रखता है, तत्परता से रखता है, प्रभाव से रखता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए 12वें का आंसर क्या होगा? बिना समय गंवाए हुए आप लोग देखते ही प्रश्नों को एकदम आंसर को टिक करिए। ठीक है, क्या कह रहा है आपको? ठीक है, तो 12वें का आंसर होगा हमारा तीसरा। तो चलिए बता दे रहे हैं तीसरा कैसे होगा। सफलता से ही सफलता की बात कर रहा है ना। अगर आप जो है किसी चीज़ से अगर सफल हो जाएंगे तो उससे आप प्रभावित होंगे। अगर आप प्रभावित होंगे तभी तो उसको करेंगे उस कार्य को। अगर एक बार आप किसी कार्य को करने में सफल हो जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, सफल हो जा रहे हैं आप, तो उससे आपको प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपके जीवन में आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि अरे मैं तो ये कार्य कर ले रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं करूँगा ये कार्य, अब दूसरा कार्य इससे हट के करूँगा, शायद सफल हो जाऊँगा। ठीक है, तो ये प्रभाव आप पे पड़ता है ना उसका। यहाँ पर अभ्यास की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई कार्य नहीं आ रहा है तो अभ्यास करने से आपको वो कार्य आ जाएगा। तत्परता यानी उसमें लगन होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रभाव, आप पे किसी का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ज्ञान का प्रभाव पड़ रहा है, तभी तो आप सफल हो रहे हैं। इस आधार पर हमारा 12वें का तीसरा सही होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा 12वां कि प्रभाव का नियम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 13वां प्रश्न क्या करा है। यदि छात्र समूह में चर्चा करते हुए स्वयं की समस्या का समाधान करते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं तो ये नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है भाई? बताइए जल्दी से, कौन सा नियम कहलाएगा? यदि छात्र समूह में चर्चा कर रहे हैं, स्वयं से समस्या का समाधान कर ले रहे हैं, यानी जो बालक हैं क्लास में अपने में ही समूह बनाकर चर्चा कर, यानी उसमें चर्चा कर रहे हैं और उस समस्या को हल कर रहे हैं, ये निष्कर्ष निकलता है कि निम्न में से क्या है? समूह चर्चा कहलाएगा, चैनल पर चर्चा कहलाएगा, या फिर मल्टीमीडिया उपागम कहलाएगा, या निर्मितवाद कहलाएगा? तो ये ऑप्शन आप लोग देख ही के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। बहुत लोगों का गलत होगा, या तो श्योर है कि बहुत लोगों का गलत होगा इसका आंसर। 13वें का आंसर तो बहुत लोगों को गलत होगा। देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे समूह चर्चा की बात कर रहा है, चैनल पर चर्चा की बात कर रहा है, मल्टी उपागम की बात कर रहा है, निर्मितवाद की बात कर रहा है। तो अब देखिए 13वें का आंसर कैसे सही होगा। ठीक है, 13वें का आंसर होगा हमारा निर्मितवाद। ठीक है, निर्मितवाद हमारा आंसर सही होगा। कैसे सही होगा? यहाँ पे देखिए समूह चर्चा की बात कर रहा है तो समूह तो पहले ही हो गया, समूह तो पहले ही बना लिया, तो ये हमारा गलत हो गया। अब चैनल की बात कर रहा है, यहाँ पे इंटरनेट से जोड़ दिया, मल्टीमीडिया उपागम इसको भी नेट से जोड़ दिया, लेकिन निर्मितवाद यानी उन्होंने अपना वातावरण खुद निर्धारित किया, यानी क्लास का माहौल जो है बालकों ने खुद निर्मित कर लिया ना। निर्मित करके उन्होंने समूह बनाया, और समूह बनाया तो उसमें अपनी कठिनाइयों को रखा और एक एक बालक आपस में परिचर्चा किए, चर्चा करने के बाद उस समस्या का समाधान किए। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निर्मितवाद कैसे हुआ है। उन्होंने खुद निर्मित किया, निर्माण किया उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे समूह की बात किया तो समूह चर्चा तो खुद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए निर्मितवाद यानी निर्माण किए हैं ना उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। इस आधार पे हमारा 13वें का चौथा सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा जोड़ा सुलमित सही है? कौन सा सही है सुलमित? अब बताइए यहाँ पे कौन सा प्रश्न सही है। अब आप लोग जितना भी पढ़े हैं इस पे आप लोग अपना जोर लगा दीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है 14वें का। आशा करते हैं कि सभी लोगों का प्रश्न ये सही होगा, क्योंकि सीटेट बहुत नज़दीक है, 25 से 26 दिन बचे हैं या फिर 24 दिन बचे हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि 14वें का आंसर क्या होगा। संज्ञानात्मक निर्मितवाद जीन पियाजे के द्वारा है। दूसरा क्या है? सामाजिक निर्मितवाद लेव वाइगोस्की के द्वारा है। त्रिजीय निर्मितवाद ये जेरोम एस ब्रूनर का है। और यहाँ पे कह रहा है चौथा कि उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए 14वें का आंसर क्या होगा हमारा। 14वें का आंसर आशा करते हैं सभी लोगों का सही होगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सुलमित सही है, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक जो है जीन पियाजे ने एकदम सही दिया है। आप लोगों को बता दें 14वें का आंसर क्या होगा। तो 14वें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, अब कैसे होगा? जिन संज्ञानात्मक विकास सभी लोगों को पता है, जीन पियाजे ने दिया है। सामाजिक निर्मितवाद का लेव वाइगोस्की ने दिया है, सामाजिक पे लेव वाइगोस्की ने कहा है। संज्ञानात्मक पे जीन पियाजे ने कहा है। त्रिजीय पे ब्रूनर ने कहा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता चल गया कि जब सही जोड़ा है तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आप लोगों का सही ही होगा और सही सब लोगों का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, उत्तर आ रहा है। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है। 15वां कर रहा है परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, सभी प्रश्न अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लास को छोड़िए मत,
ठीक है, कब क्या मिल जाए और प्रश्न आप लोगों को सीटेट में कौन सा प्रश्न मिल जाए, ठीक है। लाभ लेने के लिए लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, कि कौन सा प्रश्न आप लोगों को फंस जाए ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम। यहाँ पे देखिए परिवर्तन की बात कर रहा है, किसमें परिवर्तन की बात कर रहा है, व्यवहार में, ठीक है, परिपक्वता के लिए, ठीक है, परिपक्वता के लिए व्यवहार में परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है, हाँ है, नहीं है, हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 के आंसर बताइए कि कौन सा सही होगा। कह रहा है परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये कैसे सही हो सकता है, आप जल्दी से बताइए 15वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 15वें का, तो 15वें का ऑप्शन होगा हमारा, जल्दी से बताइए 15वें का आंसर होगा दूसरा, ठीक है। यहाँ पे परिपक्वता की बात कर रहा है ना, जब परिपक्व हैं तो इसके कारण आपका व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार में जो होता है अधिगम परिवर्तन, अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कैसे हो सकता है, ये उलट दिया है प्रश्नों को, ध्यान दीजिएगा कि अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, न कि व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, ठीक है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे दूसरा हमारा सही होगा, ठीक है। अगर यही प्रश्न अगर देता कि परिपक्वता के लिए अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हाँ सही होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है व्यवहार में परिवर्तन अधिगम के कारण अधिगम होता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नहीं सही होगा 15वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर देखते हैं। 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य की बात कर रहा है, या फिर देख लीजिए असत्य की बात कर रहा है। कह रहा है प्रत्येक परिस्थितियों में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है, कि कौन सा होता है। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जैसे गणित तथा भौतिक विज्ञान। अब यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन विधियों के एक विज्ञान है, और चौथा कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियाँ सम्मिलित है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। 16वें का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, कि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य में क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे कह रहा है तीसरा, कह रहा है तीसरा हमारा सही होगा। यहाँ पे असत्य है, कह रहा है मनोविज्ञान अध्ययन विधियों में एक विज्ञान है, यहाँ पे विज्ञान नहीं है, ठीक है, अधिगम है, ठीक है। मनोविज्ञान अध्ययन जो होता है एक अधिगम के प्रकार है, ठीक है, यहाँ पे विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, ठीक है, आप प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा 16वें का तीसरा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 17वां प्रश्न क्या कर रहा है। ये तो सभी लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अब देखिए किशोरावस्था की प्रयोग विशेषताएं पूछ रहा है, तो कौन सा है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। 17वें का पहला का शारीरिक अवस्थाएं, दूसरा कह रहा है मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं, तीसरा कह रहा है सामाजिक अवस्थाएं, और चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो 17वें के आंसर बताइए जल्दी से कौन होगा हमारा 17वें के आंसर, जल्दी से बताइए 17वें के आंसर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है कि शारीरिक अवस्थाएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं, तो ये सामाजिक और उपयुक्त सभी। तो 17वें का आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे किशोरावस्था की बात कर रहा है, शारीरिक अवस्थाएं भी होती हैं, मनोवैज्ञानिक अवस्था तनाव भी होता है, और तार्किक चिंतन भी करते हैं, सामाजिक यानी उसमें ढल भी सकते हैं। तो इस आधार पर हमारा चौथा सही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। पहला कह रहा है प्रत्येक बालक को दूसरे बालक के भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करता है, दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक बालक को समान मानकर शिक्षा का विकास करना चाहिए, और तीसरा कह रहा है बालक को ज्ञानी मानकर शिक्षा का विकास करना चाहिए, चौथा कह रहा है कि कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 18वें का। तो 18वें का आंसर क्या होगा हमारा, 18वें का आंसर होगा पहला, ठीक है, न कि दूसरा होगा, न कि तीसरा होगा, न फिर चौथा होगा, ठीक है। यहाँ पे पहला हमारा सही होगा, प्रत्येक बालक को दूसरे बालक से भिन्न मानकर शिक्षा का विकास करना चाहिए, यानी बालक जो होते हैं विद्यालय में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न जगह से आए होते हैं, भिन्न भिन्न उनकी सामाजिक अस्थिरता और संस्कृति होती है, इस आधार पर उन्हें हमें भिन्न भिन्न मानकर उनके विकास करना चाहिए, ठीक है, उनको एक समान लेके चलना चाहिए। इस आधार पर 18वें का हमारा पहला सही होगा, ठीक है। प्रत्येक बालक को समान मानकर शिक्षा, प्रत्येक बालक को समान कैसे मान सकते हैं, किसी की मानसिक स्थिति अधिक होती है, किसी की मानसिक स्थिति कम होती है, तो इस आधार पे आप समान नहीं मान सकते, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा, तीसरा का बालक को ज्ञानी मानकर सिंचाई, बालक ज्ञानी होता तो आपके पास सीखने थोड़े ना आता, ठीक है। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि कोई नहीं, तो हमारा यहाँ पे पहला सही होगा 18वें का, ठीक है, 18वें का हमारा पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 19वां प्रश्न क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसके लिए सहायक है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। किसके लिए सहायक है? यहाँ पे कह रहा है कि स्वयं समझने के लिए, दूसरा कह रहा है कि बालक को समझने में, और तीसरा कह रहा है कि शिक्षण विधियों के चयन में, चौथा कह रहा है कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो जल्दी से बताइए 19वें का आंसर क्या होगा हमारा? शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। किसके लिए सहायक है? स्वयं को समझने में, दूसरा कह रहा है बालक को समझने में, तीसरा कह रहा है कि शिक्षण विधियों के चयन में, और चौथा कह रहा है कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो जल्दी से बताइए 19वें का आंसर क्या होगा हमारा? तो 19वें का आंसर आप लोगों को पता होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य जो होता है बालक से होता है। तो हमारा 19वें का आंसर जो होगा हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पे मनोविज्ञान की बात क्या है कि ये बालकों के मन की बात को जानना जा सकता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, स्वयं को समझने के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षण विधियों से कोई तात्पर्य नहीं, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया, यहाँ शैक्षिक प्रक्रिया से नहीं है, बालक को समझने के लिए होता है। ठीक है, बालक का की स्तर क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी कठिनाई क्या है, उसकी समस्या क्या है, उसको दूर करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बालक से संबंधित होगा। ठीक है, 19वें का हमारा जो होगा दूसरा सही होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक आप लोगों की संख्या नहीं बढ़ी है तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 20वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। 20वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है। देखते हैं कितने लोगों का यह प्रश्न सही होता है। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है सामाजिक अधिगम के चरणों को क्रमबद्धता दर्शाइए। यहाँ पे सामाजिक स्तर के अधिगम के चरणों को क्रमबद्धता के अनुसार दर्शाने की बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है कि अवधान धारण पुनः, और कह रहा है अवधान धारण पुनः। यहाँ पे कह रहा है इसकी सामने दिया है कि प्रस्तुतिकरण अभिप्रेरणा होता है। दूसरा कह रहा है अभिप्रेरणा अवधान धारण पुनः, और यहाँ कह रहा है प्रस्तुतिकरण होता है। तीसरा कह रहा है कि धारण अवधान पुनः प्रस्तुतिकरण अभिप्रेरणा, और यहाँ पे कह रहा है कि अवधान अभिप्रेरणा धारण पुनः, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण से कह रहा है कि इनके सम्मुख जो चरण हैं, इनके क्रमबद्ध जो है, क्रमबद्ध से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा क्रम सही है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर 20वें का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट सभी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। कल की क्लास किस पे चलाई जाए ये भी बता दीजिएगा। और आप लोगों को नीचे उत्तर दिए गए हैं, आप लोग उत्तर देख लीजिएगा। और PDF फाइल को जल्दी ही टेलीग्राम पे उपस्थित करा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा आप लोग। और अपनी संख्या ज़रा बढ़ा लीजिए। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और 20 से 25 दिन बचे, 25 से 26 दिन बचे हैं सीटेट के लिए। तो अपना अधिक से अधिक योगदान शिक्षा पे दीजिएगा और पढ़िएगा ध्यान से। और जहाँ तक हमारा उद्देश्य होगा, हम अच्छे से अच्छी वीडियो को बना के लेकर आएंगे ताकि वो प्रश्न आप लोगों को सीटेट में मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले दिन के लिए धन्यवाद।